हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। ऑलरेडी साइंस का जो है बायोलॉजी का शॉर्ट गेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिया गया है और केमिस्ट्री का आज जो है साइंस का शॉर्ट क्वेश्चंस का लास्ट वीडियो है और ये जो है फिजिक्स का है। ठीक है, यानी कि हमने लगभग 90 ऐसे प्रश्न सेलेक्ट किए हैं साइंस में जिनमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड निकाला था उसका भी जो है सॉल्यूशन हमने करा दिया है, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आज ये फिजिक्स का क्वेश्चंस है और यकीन मानिए फिजिक्स का क्वेश्चंस का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, देखते देखते ये भी क्वेश्चंस जो है आपको याद हो जाएंगे। लगभग ऐसे 30 प्रश्न हैं। ये वीडियोस जो है दिन सुबह के 6 बजे बनाए जा रहे हैं। यकीन मानिए आप अभी बिस्तर से उठे हैं और याद पड़ा कि नहीं वीडियो तो अभी डालना है आधा घंटे के बाद, इसीलिए अब उठें और वीडियो बनाना स्टार्ट किए। तो आप मेरे मेहनत को जो है कुछ कहें या ना कहें, सिर्फ मुझे इतना चाहिए कि इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कीजिए जिन लोगों को इनकी आवश्यकताएं हैं, यानी जो लोग कम समय में पढ़कर ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं मैट्रिक में, जिनकी आर्थिक स्थितियां खराब है, जो कमज़ोर वर्ग के आते हैं, जो कभी क्लास नहीं गए, जो किसी बीमारी यानी तबीयत खराब रहने के कारण क्लास नहीं गए, तो पैसे के कारण क्लास नहीं गए, वहाँ तक सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है और हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कि ओजोन परत के क्षय के कारण लिखें। यानी ओजोन जो परत होता है, ओजोन लेयर, वो आखिर क्षय यानी कि घट क्यों रहा है। तो ओजोन परत के क्षय के कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, तो जो प्रदूषण फैलता है, गाड़ियों से निकलने वाली धुआं, उद्योग धंधों से निकलने वाली धुआं जो है उड़कर वायुमंडल में जाती है और वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाता है और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। समझ गए कि ओजोन परत के नुकसान का कारण क्या है। तो ओजोन परत के नुकसान का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्या है ये भी समझ गए। आखिर ओजोन परत है क्या, तो ओजोन परत जो है परावैंगनी किरण से हम लोगों की रक्षा करता है। समझ गए, परावैंगनी किरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपसारी और अभिसारी किरण पुंज को परिभाषित करें। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलता है उसे अपसारी, यानी सारे दिशाओं में फैल जाता है, अपसारी कहते हैं। ठीक है, अपसारी। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ गए। जैसे कि मान के चलिए एक बिंदु है और यहाँ से निकल रहा है सगरों जगह और विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है, तो ये अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। और अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक जगह पे मिलता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे इस सगरों से आ रहा है, सगरों से आके एक जगह पे मिलेगा, एजा मिलेगा, तो ये अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। एगो बिंदु से सब दिशाओं में जाएगा वो अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। समझ गए। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और वैसा किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन पढ़े वाला है, बताइए। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं जो नहीं पढ़े हैं। जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरण आती है और किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम जा रहे हैं अपने घर से एक रास्ते के द्वारा, यानी एक ही रास्ता है, दो रास्ता है मेरे घर से और रोड के बीच में। तो यहाँ से मेरा घर है और यहाँ मैं जा रहा हूँ। तो जिस रास्ता से मैं जा रहा हूँ फिर रोड पर से वही रास्ता से वापस चला आया तो वो परावर्तन कहलाएगा। और देखिए, जिस रास्ता से मैं जा रहा हूँ रोड पर और उधर से आऊँगा तो दूसरा रास्ता से आऊँगा तो वो जो है क्या कहलाएगा, तो अपवर्तन कहलाएगा। लिखेंगे कैसे, समझ तो गए आप। किसी माध्यम पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन
किसी माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरण सतह से टकराकर मुड़ जाती है, यानी वापस नहीं आती है, दिशा परिवर्तन कर लेती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद नहीं, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण सतह से टकराकर अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब कहें तो अपनी भाषा में परछाई कहते हैं। तो परछाई क्या है, यानी प्रतिबिंब क्या है। तो दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रकाश दर्पण से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमें वह वस्तु दिखाई देता है, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब हमेशा जो है क्या आभासी होता है। अब मेरा परछाई बन रहा है इस बोर्ड पे तो आभासी होगा, इसको पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं। तो प्रतिबिंब यानी कि किसी दर्पण के सामने रखी वस्तुएं, उस वस्तु का प्रकाश जब दर्पण पे पड़ता है तो वो जो है टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमें जो है प्रतिबिंब नज़र आता है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब का है का मतलब सिंपल सी भाषा में कहें तो परछाई। अब परछाई के अपने शब्दों में भी बना कर लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब नेक्स्ट है कि उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग बताएं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, मालूम है कि नहीं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है कि नहीं। अब एक उत्तल दर्पण का उपयोग तोहनी के अपने से लिखेगा। ठीक है, आप लोग जो है हमें आंसर लिखकर इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं कर रहे हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो भी कर रहा है, वहाँ से आप जाकर हमें, इंस्टाग्राम का नाम है ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस बिना स्पेस के। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओम के नियम को लिखें। ओम का नियम क्या था। तो ओम के नियम को थोड़ा समझते हैं। ओम का नियम मान के चलिए ये चालक तार है। ठीक है, तो कहता है कि जब किसी चालक तार में दोनों सिरों, जब किसी चालक तार के दोनों सिरों का ताप स्थिर रहे, यानी ये चालक तार है, इसके एक सिरा और 2 सिरा, इन दोनों चालक तार के जो सिरा है इसका ताप यानी टेम्परेचर जो है स्थिर रहे, तो इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसके बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। जब किसी चालक तार के दोनों सिरों का ताप स्थिर रहे तो इसके बीच प्रवाहित विद्युत धारा इसके बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी कि R समानुपाती 1/I/V। क्या है, R समानुपाती I बटा में V ओम का नियम है। कितना आसान था कि जब किसी चालक तार के दोनों सिरों का ताप स्थिर रहता है तो उसके बीच प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है कि नहीं। अब नेक्स्ट है पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, ये कितना आसान प्रश्न है। आप थोड़ा इसको हम समझाते हैं कि पार्श्विक विस्थापन है क्या। पार्श्विक विस्थापन वह है, विस्थापन का मतलब किसी का स्थान ग्रहण कर लेना, यानी कि जब दर्पण से परावर्तन जब होता है तो निर्गत किरण एगो होता है, एगो आपतित किरण होता है, मालूम है। आपतित किरण यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। फिर से, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। याद हो गया, और कितना आसान था। अब जो है जीवाश्म ईंधन क्या है, इहो बतावे वाला होगा तो समझिए कि हमारे पढ़ावलो बेकारे है तू लोग के। जीवाश्म ईंधन वैसे ईंधन जो बहुत साल पहले जीव जंतुओं के मरने से, पेड़ पौधों के सड़ गल जाने से जमीन के नीचे कुछ समय तक सूक्ष्म जीवाणुओं से क्रिया करने के बाद पदार्थों में चेंज हो गए, उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इतना समझ में नहीं आया, किताबी भाषा था, मेरी भाषा। यानी कि बहुत सालों तक धरती के नीचे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को दबे रहने के कारण ये सभी जो हैं जीवाणुओं से क्रिया करके कुछ पदार्थ में बदल गए जो जीवाश्म ईंधन कहलाएं।
ठीक है, यानी जीवों के मरने से जो ईंधन बनता है उसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एग्जाम्पल कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है क्या है, जीवाश्म ईंधन। यानी जीवों के मरने या पेड़ पौधों के मरने से बहुत साल बाद धरती में दबे रहने से जो ईंधन बनता है उसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं, है कि नहीं। अब जीवाश्म ईंधन हो गया, तब विद्युत धारा की प्रबलता को परिभाषित करें। विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता। अब तनी एक और क्वेश्चन हम भी लिखे हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ विद्युत धारा क्या है, इसके एसआई मात्रक को लिखें। तो पहले इसको हम क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। विद्युत धारा क्या है, किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली, यानी घर में जो तार लगल है तो ओकरा से आवेश आता जाता होगा, ओकरे जो है विद्युत धारा। यानी किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। और इसे किस चीज से मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अब कैसे मापल जाता है, तो एगो टेस्टरवा नहीं रहता है, ओकरा में एम्पियर लगावल रहता है, समझ। एम्पियर एमीटर रहता है वो, और एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, और विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। कितना आसान था। अब समझ लेते हैं विद्युत धारा की प्रबलता। प्रबलता मतलब मजबूती, यानी मजबूती। तो समझते हैं, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। थोड़ा समझते हैं हमने कि हेजा जगह बचल है। तब विद्युत धारा की प्रबलता को थोड़ा हम लोग समझेंगे। देखिए थोड़ा समझते हैं। जैसे कि इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एगो जो कॉर्नर होता है, तो इससे प्रवाहित जितना आवेश होगा ओकरे कहल जाएगा विद्युत धारा की प्रबलता। यानी किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति एकांक जितना आवेश प्रवाहित होता है उसी को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। इतना आसान है, पागल आदमी। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या उपचार हैं। ये क्वेश्चन अगर नहीं पूछा, ये कहे के मतलब निकट दृष्टि पूछेगा चाहे दूर दृष्टि पूछबे करेगा। एक एगो ट्रिक है भाई, वो ट्रिक अगर आप लोग जान गए तो यकीन मानिए हम लोग गर्दा उड़ा के आ जाएंगे बिहार बोर्ड में। नीदी अज औ बेबा, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। नीदी अज, नीचे लिखिएगा अ उ बेबा, अ उ बेबा। तनी समझते हैं। नी से निकट दृष्टि दोष जेकर उपचार अ से अवतल लेंस से, दी से दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष, आ एकर उपचार उ से उत्तल लेंस से, अ से अबिंदुकता, अबिंदुकता के उपचार बेलनाकार लेंस बे से, और ज से जरा दूरदर्शिता और एकर उपचार बाइफोकल लेंस से। समझ में आया। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, तो वैसा नेत्र दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। यह एगो परिभाषा है जो एकदम उल्टा होता है, समझ गए। निकट दृष्टि दोष यानी कि वैसा नेत्र दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, वैसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका उपचार का चीज, तो निदिया जाऊ बेबा, नी तो अवतल लेंस यानी कि निकट दृष्टि दोष कोई के हो गया है तो अवतल लेंस के चश्मा पहनेला कहेंगे तो ओकर जो है निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा और नजदीक के साथ साथ दूर दिखाई देने लगेगा, है कि नहीं। अब नेक्स्ट है कि प्रकाश, विद्युत धारा बता दिए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, संक्षिप्त वर्णन करें। इहो बतावे वाला है। वर्ण विक्षेपण यानी कि प्रकाश का बटना, ठीक है। तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब सूर्य के प्रकाश को यानी जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, और विभक्त होने की इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो 7 गो रंगवा विभक्त होता है ओकरा वर्ण पट कहल जाता है। कौन कौन 7 गो रंग होता है, तब बैजानी हैप्पी नाला, बैजानी हैप्पी नाला ट्रिक है। बै से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, है से है हरा, पी से पीला, न से नारंगी, ल से लाल। ये सब बतावे वाला है। कितना आसान है यार। उत्तल लेंस और अवतल लेंस को परिभाषित करें।
उत्तल और अवतल लेंस को परिभाषित करें। अब कहाँ हम परिभाषित करें उत्तल और अवतल लेंस के, कितना आसान है। तो लोग जितना फिजिक्स को भारी समझता है उतना आसान, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर हमारा ऑफलाइन क्लास में रहता सब तो सब, तब साइंस यहाँ पे होता है, यहाँ पे, समझ गए। तो उत्तल लेंस यानी कि वैसा लेंस जिसका भीतरी सतह मोटा होता है और बाहरी सतह यानी कि भीतर बीच वाला भाग मोटा होता है और किनारे वाला भाग पतला होता है, ओकरा उत्तल लेंस कहल जाता है। उत्तल को याद रखिएगा पत्तल से, पतलवा बीच में मोटा रहता है, आरी ये पतला रहता है कि नहीं। तो उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा होता है और किनारे का भाग पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस ठीक है कर उल्टा है, वैसा लेंस जिसका बीच का सतह पतला होता है, किनारे का सतह मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं, है कि नहीं। तो यही बताने वाला था। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। कितना आसान प्रश्न है, लेकिन देख के तोनी के बुखार लग गई होगा, है कि नहीं। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है, फिलामेंट दूगो तरवा बल्बा के अंदर नहीं निकल रहता है, ओकरे कहा जाता है। तब विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन जो है हवा और ऑक्सीजन से क्रिया करके चूर चूर हो जाता है, एकदम टूट जाता है। इसीलिए बल्ब के अंदर से हवा और ऑक्सीजन को निकाल कर और उसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है। निष्क्रिय मतलब नोबल गैस, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, और वो सब जो है उसको टूटने नहीं देता है। निष्क्रिय गैस उसे फिलामेंट को यानी टंगस्टन का जो फिलामेंट बना होता है उसे टूटने नहीं दिया जाता है। समझ गए कैसे लिखेला है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन हवा ऑक्सीजन से क्रिया करके टूट जाता है, जिसके कारण उसको हवा ऑक्सीजन बल्ब से निकाल के ओकरा में निष्क्रिय गैस भरल जाता है कि नहीं। नेक्स्ट है, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसे ज़रूर ले लीजिए, नहीं तो आपको जो है सभी का पीडीएफ जो है हमारे इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा या कम्युनिटी पोस्ट में जो है हम डाल देंगे, वहाँ से जो है आप सभी का पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि लघु पथन से आप क्या समझते हैं। लघु पथन देख के तो कितना डरा गई होगा। लघु पथन का मतलब शॉर्ट सर्किट, लघु पथन का मतलब शॉर्ट सर्किट। तो लघु पथन से क्या समझते हैं, यानी कि जब चालक तार से आवेश ज़्यादा मात्रा में आने लगता है तब लघु पथन होता है। यो बताने वाला बात है। जब शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब ज़्यादा एक बार वोल्टेज आ जाता है, लाइन आ जाता है, तभी तो शॉर्ट सर्किट होता है। तो लघु पथन से हम यह समझते हैं कि जब चालक तार से आवेश ज़्यादा मात्रा में आना लगता है तो घर में शॉर्ट सर्किट होता है, जिसे हम लोग लघु पथन कहते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमको तो नज़र आ रहा है, तो हम आपको पढ़ के बता सकते हैं कि नहीं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तब समझिए तनी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को एकत्रित करता है, एकत्रित। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अभिसारी यानी सारी को इकट्ठा यानी कि सारी को इकट्ठा करना। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को इकट्ठा करता है। समझ गए। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो एक और समझिए। अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवतल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, इसीलिए उसे अपसारी कहते हैं। लेंस में उल्टा है और दर्पण में जाइएगा तो उल्टा है। लेंस में उत्तल लेंस को अभिसारी कहल जाता है, तो दर्पण में जाइएगा तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहल जाता है। समझ गए। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है उत्तल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश को एकत्रित करता है और अवतल लेंस जो है अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, जिसके कारण इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखें। प्रत्यावर्ती धारा का है और दिष्ट धारा का है बताएंगे तो तनी मानी आप लोग हंसबो कीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा एसी के कहल जाता है, अल्टरनेटिंग करेंट, और दिष्ट धारा डायरेक्ट करेंट के, यानी कि
डायरेक्ट डीसी करंट के कहल जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा और पूछा है कि दिष्ट धारा में अंतर बताइए। तो प्रत्यावर्ती धारा वैसी धारा जो समय के साथ बदलते रहता है, कम बेसी होते रहता है कि नहीं। और दिष्ट धारा जो चर और अचर होता है, यानी येहू कम बेसी होता है। प्रत्यावर्ती धारा कम बेसी होता है, दिष्ट धारा भी कम बेसी होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का दिशा बदलते रहता है और दिष्ट धारा का दिशा एक समान रहता है। प्रत्यावर्ती धारा जो जनरेटर से लाइन आ रहा है नु ओकरे प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे, जो इन्वर्टर से लाइन आ रहा है नु ओकरे जो है प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे, लेकिन जो पोल पर से लाइन आ रहा है ओकरा दिष्ट धारा कहल जाता है। समझ गए। तो प्रत्यावर्ती धारा का दिशा बदलते रहता है, लेकिन दिष्ट धारा का दिशा नहीं बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा जो है कि कहाँ से उत्पन्न होता है, तो जनरेटर से, डायनेमो से, क्या बोला जाता है वो, इन्वर्टर से। दिष्ट धारा कहाँ से उत्पन्न होता है, तो पोल पर से। हो गया दुगो अंतर, लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है कि अवतल और उत्तल लेंस में अंतर बताइए। ये तो दिमाग हमारा खराब हो गया, अवतल और उत्तल लेंस में अंतर है, खाली आ रहा है। तो अवतल लेंस वैसा लेंस जिसका उपयोग हम लोग निकट दोष में, यानी जेकर निकट दोष होइल रहता है, नेत्र दोष, ओकरा में उपचार के लिए प्रयोग करते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। है चाहे परिभाषा लिखेंगे कि अवतल लेंस, पहला अवतल लेंस केकरा कहते हैं, जेकर बीच वाला भाग जो है मोटा होखे और बाहर वाला भाग पतला, ओकरा अवतल। अब पत्तल, तो पत्तल बीच में मोटा होता है, यानी कि जेकर बीच वाला भाग जो है मोटा होखे और बाहर वाला भाग पतला, ओकरा उत्तल। आ जेकर जो है बाहर वाला भाग मोटा होखे, बीच वाला भाग जो है पतला होता है, उसे अवतल कहते हैं। पहला हो गया। दूसरा अवतल लेंस का उपयोग जो है हम लोग निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं, और उत्तल लेंस का उपयोग जो है हम लोग दूर दृष्टि दोष के लिए करते हैं। ठीक है कि नहीं। कितना आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। रेलवैया पर जाइएगा तो लाल रंग, लाल झंडो ले रहेगा, सब कुछ लाले लाल रहता है, हम का देखें। तो आखिर वो लाल रंग के प्रयोग काहे करता है सब। तो रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य जो है कम होता है, कम नहीं ज़्यादा होता है। रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और विचलन कम होता है। विचलन कम होता है और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, जिसके कारण लाल रंग कितना भी दूरी पे स्थित रहिए आपको नज़र आ जाता है। इसी के कारण रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। का लिखेला है, तो रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और विचलन कम होता है। इतना लिख दीजिएगा, एक नंबर है। ठीक न। नेक्स्ट है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय रक्ताभ लाल क्यों दिखाई देता है। रक्ताभ का मतलब आकाश। तो सूर्योदय जब होता है, यानी कि सूर्य उदय होता है, अब उगेंगे, क्या कि अभी तो 6:15 हो रहा है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय रक्ताभ लाल क्यों दिखाई देता है, यानी कि लाल काहे दिखाई देता है आकाश। तो तनी समझते हैं एकरा, काहे कि ये सब जो है एग्जाम में आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन हमनी ला इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है, यानी कि रक्ताभ आकाश लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य उगता है तब उसको वायुमंडल से बहुत ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है। वायुमंडल से सूर्य को बहुत ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है हम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रकाश, जिसके कारण सूर्य के जो श्वेत प्रकाश होते हैं उसके बाकी रंगों का जो है विचलन बहुत तेजी से होता है, लेकिन लाल रंग के विचलन कम होता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। समझ गए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रक्ताभ यानी आकाश लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल तक पहुंचने में ज़्यादा दूरी तय करता है, जिसके कारण सभी रंगों का उसका जो है विचलन हो जाता है, लेकिन लाल का विचलन नहीं होता है, लाल नहीं ज़्यादा फैलता है, जिसके कारण हम लोगों को सिर्फ लाले दिखाई देता है। तो हम कहते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा है तो सूर्य जो है लाल दिखाई दे रहा है। समझ गए। खाली लाले लोग भी करता है, बाकी सब तो एने ओने जो है घूमे लगता है, काहे कि दूरी ज़्यादा तय करना पड़ता है वायुमंडल से, है कि नहीं। एगो
एगो और प्रश्न का सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है? सूर्य जो है इकट्ठा है भाई, हमनी के पृथ्वी घूमते रहता है, सूर्य आज तक नहीं डूबे हैं और नहीं कहीं डूबेंगे। अगर वो एको सेकंड ला डूब गए न तो हमनी के चल जाएंगे ऊपर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? कितना आसान प्रश्न, आसान हो लेकिन तोनी के भारी बना दिले है कि नहीं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तनी मनी इसको समझते हैं। तारा टिमटिमाता नहीं है, हमनी के आँख ऐसा चीज है जो देखता है, आँखों नहीं, जैसे कि आँखों की गलती नहीं है, गलती का है वो बताते हैं। तारे जो हैं टिमटिमाते इसलिए नजर आते हैं क्योंकि हम लोगों के आँख और तारे के बीच में दूरी ज़्यादा है, और इस दूरी के बीच में वायुमंडल है, और वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण जो हैं उड़ते रहते हैं। तो वो धूल कण हम लोगों के आँखों और तारों के बीच में आ जाते हैं कभी कभी, जिसके कारण तारा जो है नहीं नजर आ पाता है। तो हम इनके कहते हैं कि देखा तारा जो है बूत गया, लेकिन बूतता नहीं है, आँख के लाइट के सामने कुछ देर ला आ जाता है, या फिर जो है उड़ते रहता है। तो धूल कण जो है वायुमंडल में उड़ते रहता है, तो उड़ने के कारण कभी एने जाता है कभी एने जाता है, तो जेने वाला तो पा जाता है तारा। हमने के कहते हैं कि देखा तारा भूख भाग कर रही थी, लेकिन वो भूख भाग नहीं करता है, वो वायुमंडल में धूल कण के कारण जो है छुप जाता है, फिर जो है उघड़ जाता है। तो हमने के कहते हैं कि देखा टिमटिमाई थी, यानी लिखेंगे आंसर का, समझे ना तो समझ गए, आंसर का लिखेंगे तो आंसर समझते हैं। ठंडा लग रहा है यार, 6 बज रहा है सवेर के। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे और आँख के बीच का दूरी ज़्यादा होता है, और इस दूरी के बीच में वायुमंडल होता है, और वायुमंडल में धूल कण तैरते रहते हैं, जिसके कारण हमारी आँखों के सामने कभी कभी धूल कण आ जाते हैं और तारे जो हैं हमसे छुप जाते हैं। तो हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं हैं। लिख देंगे। नेक्स्ट है कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? समंजन का है कि मतलब कि सहे के क्षमता, सहे के क्षमता, यानी नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो नेत्र निकट की कितना वस्तु और दूर की कितना वस्तु देखता है, उसी के पावर को हम लोग कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। यानी वैसा दूरी जिसको नेत्र बिना किसी लेंस की सहायता से देख सकता है, उसे ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। 50 गो एकर परिभाषा कहिएगा तो 50 गो बना देंगे हम। नेत्र की समंजन क्षमता यानी नेत्र जहां तक की दूरी को साफ साफ देखता है, तो नेत्र की उसी क्षमता को कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है। नेक्स्ट है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? अब दो गो चुंबक वाला क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटेगा नहीं, ना काटेगा, काहे कि वो एगो बिंदु से निकल के विभिन्न दिशाओं में फैलता है कि नहीं। हाँ, जैसे मान के नीचे तो नहीं लौक रहा होगा, ये जो बना देते हैं, एगो बिंदु है, एकरा से विभिन्न दिशाओं में चारों तरफ फैलता है। यानी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है क्योंकि दोनों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दिशा जो है अलग अलग होता है। बस इतने लिख देला है। भू संपर्क तार क्या है? कार्य लिखें। भू संपर्क तार, भू मतलब जमीन और संपर्क मतलब जुड़ा हुआ, यानी जमीन के नीचे जुड़ा हुआ धातु के प्लेट से एक ऐसा तार जो लघु पतन होने से हम लोगों को बचाता है। भू संपर्क तार यानी जमीन के बहुत नीचे धातु के प्लेट से जुड़ा हुआ एक ऐसा तार जो लघु पतन होने से यानी शॉर्ट सर्किट होने से हम लोगों को बचाता है, उसी को भू संपर्क तार कहते हैं। जैसे कि लाइन जखनी हमनी के घर पोल पर से घरे आता है तो 2 गो तार के माध्यम से आता है, एगो ठंडा एगो गर्म, लेकिन एक्चुअल में 3 गो तार के माध्यम से हम लोगों को लाइन लाना चाहिए, एगो रेड वाला, एगो काला वाला, एगो हरियर वाला। हरियर वाला के कुछ काम नहीं होता है, लेकिन वो जमीन से जुड़ा होता है, जिसके कारण अगर कभी आपके घर में, भगवान न करे वैसा हो, लेकिन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आदमी के कम असर पड़ता है, यानी कि लाइन लगे के क्षमता जो है ओकरा में कम होता है, और वह जो है कहाँ चला जाता है वो लाइन, तो नीचे जो तार जुटर रहता है वहाँ पे वो लाइन चला जाता है। अगर पूछल जाए कि क्या बोलते हैं भू संपर्क तार है का, तो एक्चुअल में जो हमनी के घरे आर्थिंग होता है ओकरे भू संपर्क तार कहल जाता है। समझ गए? एकर काम का है, तो इसका काम का है कि हम लोगों को शॉर्ट सर्किट के जो झटका होता है उससे हम लोगों को बचाना। ठीक है। अब
उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर यानी गरिया के साइड मिरर के रूप में पीछे देखेला उपयोग करल जाता है। उत्तल दर्पण के काहे करल जाता है ये बताना है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा इसका आंसर, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का जो है क्षमता यानी कि बहुत दूर स्थित वस्तुओं का भी जो है अपने ऊपर प्रतिबिंब बना लेता है। समझ गए? जैसे कि गाड़ी में बैठ के ड्राइवर जो है पूरा पीछे की गाड़ी देख लेता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यानी उत्तल दर्पण के पावर जो है कुछ ज़्यादा ही होता है। समझ गए? तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का जो पावर क्षेत्र है वो ज़्यादा है और पीछे की वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। समझ गए? इतना तो आप जानते होंगे, कुछ बतावे वाला नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एहू पूछे वाला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला के जगह काला काहे दिखाई देता है? हमनी के नीचे से आकाश देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्रियन जाता है सब ऊपर तो ओकनी के जो है काला दिखाई देता है। आखिर का है तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर जाते हैं जहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है, और जब वायुमंडल नहीं होगा तो जैसन रहेगा वैसा नहीं दिखाई देगा। ठीक है? तो अंतरिक्ष यात्री वहाँ से देखते हैं जहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें आकाश का रंग जो है नीला की अपेक्षा काला दिखाई देता है। कितना आसान था। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को लिखें। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को तो हम बता दिए, लेकिन एक और क्वेश्चन था जो छूट रहा है। हाय देखिए, विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त नियम को लिखें। यानी विद्युत धारा दक्षिण दाएं हाथ के नियम को लिखना था, तो दाएं हाथ के नियम को तनी समझ लेते हैं। मैक्सवेल दे लेता, मैक्सवेल राइटी खेलता है नु, तो मैक्सवेल दे लेता, छूट गया था। तो देखिए, ऐसे किसी वस्तु को पकड़ना है, ऐसे 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 जो है ऐसे, ये जो है दक्षिण हस्त का नियम था। केकर था? तो मैक्सवेल के। ये का कहले था कि अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाना है कि आपका अंगूठा जो है, अंगूठा विद्युत धारा का दिशा डिनोट करता है। आप अपने दाहिने हाथ को, आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर वो लिखेला सीख जाइए कि विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त का नियम लिखें। तब विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त लिखेंगे और डैश देके लिखना प्रारंभ करेंगे कि अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार संयोजित करना है कि आपका अंगूठा जो है विद्युत धारा को डिनोट करता है ऊपर की ओर, और आपकी बाकी ये चारों उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। समझ गए? ये जो है किसका नियम था? तो मैक्सवेल का नियम था। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार किसी वस्तु को इस प्रकार पकड़िए अपने दाहिने हाथ से कि आपका अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा डिनोट करती है, और आपकी ये चारों अंगुलियां जो है ये जो है चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करती है। ठीक है? और यहीं पे आया फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। वाम मतलब बायां हाथ। ठीक है? तो फ्लेमिंग का कहा था, तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार अपनी बाएं हाथ के 3 अंगुलियां को इस प्रकार फैलाइए कि अंगूठा जो है विद्युत बल को दर्शाता है, ये दूसरी अंगुलियां जो है ये विद्युत धारा को दर्शाता है, दूसरी अंगुलियां विद्युत धारा को, और ये तीसरी अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। नहीं, यहाँ पे हम गलती किए हैं। अंगूठा जो है विद्युत धारा को, और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र को, और तीसरी उंगलियां जो है विद्युत धारा को। पहला में दाहिना हाथ के नियम में ये जो था विद्युत धारा और ये बाकी जो है चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन वाम हस्त फ्लेमिंग का नियम था कि अंगूठा जो है अंगूठा जो है विद्युत बल्ब, और ये दूसरी अंगुलियां जो है, दूसरी अंगुलियां काची, तो दूसरी अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरी अंगुलियां जो है विद्युत धारा। ये फ्लेमिंग का जो है बाएं हाथ का नियम था। अब सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी प्रश्न नजर आ रहा होगा चाहे नहीं नजर आ रहा होगा,
तो वैसा सूक्ष्मदर्शी जो निकट की वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए हम लोग करते हैं उसी को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जैसे कि स्टोमन बॉक्स आप खरीदे होंगे, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, तो ओकरा में एगो आँखवा से देखे वाला होता है, ओकरे सरल सूक्ष्मदर्शी कहल जाता है। अच्छा, माइक्रोस्कोप आप समझ गए, यानी कि वैसा सूक्ष्मदर्शी जो छोटे वस्तुओं को बड़ा बनाकर हमें दिखाता है उसी को सरल सूक्ष्मदर्शी हम लोग कहते हैं। अब यकीन हम मानते हैं क्या, हमें आप लोगों पे विश्वास भी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और फिजिक्स के सभी प्रश्न याद हो गए होंगे। फिजिक्स के याद हो गए, केमिस्ट्री के याद हो गए, बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चंस याद हो गए, तो अब बचले का है, साइंस तो कंप्लीट हो गया। अब साइंस में हो सकता है कि एक बार जो है हम आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर जो है आप लोगों के लिए लेकर आएँ। लेकिन जब आप लोग कमेंट करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, लेकिन अभी बहुत सारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जैसे कि संस्कृत हो गया, उसके बाद SST का भी जो है गेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। गेस्ट क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे या तो कम्युनिटी पोस्ट में वहाँ पे डाल दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो देखें तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।